हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आपके सामने जारी है आपकी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 में आपका ऑसम रिस्पांस था। मतलब मुझे तो इतना मज़ा आया देख के कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप सारे लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए। जिनके नहीं आए उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं है, उनकी तैयारी है, बट उन्होंने रिवीजन नहीं किया, इस चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया। बट दैट्स ओके। आज की टेस्ट सीरीज़ में देख लेना, आपके ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक स्पार्क आपके अंदर टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 के बाद आ गया होगा कि यार इतने से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा। तो खैर, टेस्ट सीरीज नंबर 2 है आपके सामने। इसमें भी है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट आपको। टेस्ट सीरीज नंबर 1 और टेस्ट सीरीज नंबर 2 अभी तक जो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन के दर्शन पेपर में हो सकते हैं। काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2। बिल्कुल रेडी रहिएगा। आपको पता है कि ये एक रिकॉर्डेड क्लास होगी, ना कि कोई लाइव क्लास। तो मैं जिस तरीके से बोलूंगा आप पैटर्न समझ जाना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लो नहीं तोड़ते हुए लेट्स स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। ओके, टेस्ट सीरीज की राह में आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट मैच्ड? ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, विच वन इज नॉट मैच्ड वाले। अब देखें जरा। राहिदे हिमाचल प्रदेश, मुशाइक्स मुशाइक्स अरुणाचल प्रदेश, पेनुस त्रिपुरा और आभास गुजरात। ये सारे वस्त्रों के प्रकार हैं। मैं बता दूं, क्लोथ्स एंड हैबिटेट वाले यूनिट में मैंने इसको पढ़ाया था। अब इसमें से एक वस्त्र जो है वो इनमें से किसी एक स्टेट का नहीं है, मतलब किसी और स्टेट का है, बट यहाँ पे गलत डाल दिया गया है। तो वो आपको पहचानना है। इसमें से कौन सा मैच नहीं करता? राहिदे हिमाचल प्रदेश, मोशाइक्स अरुणाचल प्रदेश, लुंग पेनुस त्रिपुरा और आभास गुजरात। तो आपके पास है मात्र 5 सेकंड। मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़ दिया। बताइए कि आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि कौन सा नहीं पढ़ा था आपने, इनमें से एक मैच नहीं है। तो आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 एंड इट्स ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर 3। जो आपका लुंग पेनुस है ये आपका त्रिपुरा का नहीं है। लुंग पेनुस त्रिपुरा का नहीं है। राहिदे हिमाचल प्रदेश का है, मोशाइक अरुणाचल प्रदेश का है, आभास गुजरात का है। लुंग पेनुस त्रिपुरा का ना होकर आपका नागालैंड का है। ये जो नागालैंड के पुरुष डार्क कलर्ड वस्त्र पहनते हैं उसको लुंग पेनुस कहते हैं। लुंग पेनुस नागालैंड के पुरुष, नागा मेल पहनते हैं। डार्क कलर्ड कपड़ा होता है ये वहां का है, ना कि त्रिपुरा का। ठीक है, बाकी के बारे में देख लेते हैं। राहिदे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला कपड़ा है। ठीक है, मुशाइक्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला अ काइंड ऑफ जैकेट है, एक तरीके का जैकेट होता है हल्का सा, वो पहने जाने वाला है। लुंग पेनुस के बारे में आपको बता दिए, नागालैंड के लोग पहनते हैं। और गुजरात के लोग, आभास क्या है? ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र का एक ट्रेडिशनल वेयर है, ट्रेडिशनल क्लोथ है या ट्रेडिशनल वस्त्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? When did the Child Labor Prohibition and Regulation Act came into force? ये मैंने जो सोशल लीवल से उस वाले टॉपिक में पढ़ाया था। अब मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ, आप ध्यान रखना। 26 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 2008, 14 अगस्त 1887 या 14 अगस्त 1987 या 23 दिसंबर 1986। अब किस दिन आपका बाल श्रम निषेध अधिनियम, ठीक है, या जो आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट फोर्स में आया था, यानी लागू हुआ था, एक्शन में आ गया था? कब आया था? तो आपके पास 10 सेकंड है। बहुत इजी है, आप तो इसको तुरंत पहचान सकते हो क्योंकि मैंने पढ़ाया भी और कई बार आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो 5 4 3 2 1 और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यस, 23 दिसंबर 1986। ज्यादातर पेपर्स में 1986 आता है। ठीक है, 23 दिसंबर को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए थे, तो उसी दिन से इसको एक्शन में माना जाता है, यानी फोर्स में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल 1986 हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिसीव्ड द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 1986। इस समय राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया था और तब से ये एक्शन में आ गया था। इसके अलावा बाकी ये सारी डेट्स क्या है भाई, इनका क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर अबॉइलेशन एंड अबॉइलेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस दिन 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम को यानी चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। 2 अक्टूबर 2008 आपके इस टॉपिक से नहीं, आपके दूसरे सोशल लेवल से रिलेटेड है, धूम्रपान निषेध अधिनियम, स्मोकिंग प्रोहिबिशन एक्ट इस दिन लागू हुआ था।
14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति पहली बार आई थी। इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट भी हुए थे, बट नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 14 अगस्त 1987 को आई थी। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं, ये जो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, 1979 में गुरु पद्स्वामी की कमेटी ने इसका सजेशन दिया था। फिर हुआ क्या, इस कमेटी की सिफारिश पर 1986 में इस एक्ट को बनाया गया। सजा का प्रावधान, इसमें सजा कैसी है, अगर बाल श्रम करवाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको कितनी सजा है? देखो, 3 महीने से 1 साल के बीच की सजा जेल है और 10 से 20 हजार का जुर्माना है। ठीक है, माता पिता को दोषी पाए जाने पर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, और दूसरी बार अगर वो पकड़े जाते हैं अपने बच्चों को काम करवाते हो तो उन्हें 10 हजार का जुर्माना देना पड़ता है और जेल का भी शायद प्रावधान है। ठीक है, बाल श्रम निषेध अधिनियम में एक अमेंडमेंट यानी संशोधन 2016 में किया गया था। 2016 में किया गया था और इस कानून को थोड़ा और कड़ा यानी स्ट्रांग और टफ बना दिया गया था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, अब 3 महीने से सजा बढ़ाकर 6 से 2 साल के बीच की हो गई थी, और जुर्माना 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार से 50 हजार के बीच कर दिया गया। ये क्यों किया गया? ताकि बाल श्रम को रोका जा सके। ठीक है, हॉर्टिकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, उनमें से किससे संबंधित है हॉर्टिकल्चर, आप बताओगे। ये सारे कल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंस सकता है इसमें से। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दर्शन देगा आपके पेपर में किसी और रूप में से ही, पर देगा जरूर, और उसका लिंक यहां से होगा, देखना जरूर। ठीक है, मत्स्य पालन यानी फिश फार्मिंग, क्या हॉर्टिकल्चर को फिश फार्मिंग कहते हैं, या रेशम के कीड़े का पालन रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म कहते हैं, मधुमक्खी पालन रेयरिंग ऑफ हनी भी कहते हैं, या फिर बागवानी गार्डनिंग कहते हैं? बताओ। मैंने ये बताया है, मैंने जब पढ़ाया तब बताया था। 5 सेकंड का टाइम है, 5 4 3 2 1। कॉपी में लिख लिया अगर 5 सेकंड का टाइम देते तुरंत फुर्ती से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे बस उसका नंबर डाल लिया करो। ये लिखने मत बैठना कि मत्स्य पालन ये पाल, नहीं, सिर्फ नंबर डालो करेक्ट आंसर वाला, बात खत्म। तो 5 सेकंड खत्म। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है वो आपका बागवानी ऑप्शन नंबर 4 से संबंधित है, गार्डनिंग से संबंधित है। गार्डनिंग को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसमें फसल वगैरह मसाले वगैरह ये सब फूल वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गार्डनिंग वाले चैप्टर में। अब ये जो है इनको क्या कहते हैं, कौन सा कल्चर कहते हैं इन्हें? तो देखो, मत्स्य पालन को पिसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े को पालन को कहते हैं सेरिकल्चर, और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, तो आई होप आपको एक कल्चर समझ में आ गए होंगे, पेपर में दर्शन दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, झूमिंग कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर खेती करना। ठीक है, शक्तिमान की तरह घूमना नहीं, मतलब एक जगह जंगल साफ करना, वहाँ पे खेती करना, और जो पेड़ से राख बनती है उस जलाने पर उस राख से खाद तैयार करना और खेती वेती करना, फिर उसको पड़ती छोड़ देना कुछ दिन के लिए, मतलब ऐसे छोड़ देना, खेती करने के बाद फिर किसी और जगह चले जाना, वो झूम की खेती यानी स्थानांतरित खेती कहलाती है। ठीक है, और झूम कृषि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान में भी एक खेती होती है झूम की, लेकिन किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस नाम से एग्रीकल्चर जाना जाता है राजस्थान में? ऑप्शन है आपके पोडू, वाली, वालरा या दहियार। ठीक है, पोडू, वाली, वालरा और दहियार, इसमें से कौन सी राजस्थान की झूमिंग खेती के नाम से जानी जाती है? क्योंकि झूम की जो खेती है ना वो पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से जानी जाती है, और इवन राजस्थान में अलग नाम से जानी जाती है। ये भी जो मैंने ऑप्शन दिए ना, इनमें से बहुत सारे किसी और स्टेट की झूमिंग की खेती है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1, और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वालरा। वालरा जो है वो राजस्थान की झूमिंग कृषि कहलाता है। ठीक है, ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र बेसिकली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में इस प्रकार की खेती जंगली इलाकों में आदिवासियों द्वारा की जाती है। अब ये पोडू, ये कहाँ की झूमिंग खेती है? आंध्र प्रदेश की है। वाली ये उड़ीसा की है, उड़ीसा में और भी नाम से जानी जाती है झूम की खेती, जैसे कमन और विंगा। और वालरा कहाँ की है? सॉरी, वालरा तो अपने राजस्थान की। और दहियार कहाँ के? बुंदेलखंड एमपी बुंदेलखंड में दहियार के नाम से जानी जाती है झूम की खेती। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल से संबंधित समूह है, द ग्रुप रिलेटेड टू रबी क्रॉप्स। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको रबी खरीफ क्रॉप का बकायदा चार्ट से समझाया था। अब आपको पता होना चाहिए कि रबी फसल में कौन सी फसलें आती हैं और खरीफ फसल में कौन सी फसलें आती हैं, कौन सी क्रॉप आती हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये आ सकता है। ठीक है, इस पैटर्न में मैंने बनाया इसको। ठीक है, तो रबी की फसलों से संबंधित कौन सा समूह है? इनमें से कौन सा ग्रुप रबी फसल का ग्रुप है? गेहूं, चना, मक्का, बाजरा यानी वीट, ग्राम, मेज और मिलेट, सरसों, गेहूं, मूंगफली, तिल, मस्टर्ड, वीट,
पीनट या फिर सेसमी, कपास, ज्वार, गेहूं, चना यानी कॉटन, ज्वार, वीट, ग्राम, और गेहूं, सरसों, चना, वीट, मस्टर्ड, ग्राम। इनमें से कौन सा रबी फसल का ग्रुप है? क्योंकि इनमें से एक ही है रबी फसल का ग्रुप, बाकी सारे कहीं ना कहीं खरीफ फसल के ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, और उनमें से एक आध आगे पीछे भी हो रखा है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा रबी फसल का ग्रुप है, अपने आप को बताइए कि कौन सा इसमें से रबी फसल का ग्रुप है। आपके पास 5 सेकंड है, ध्यान से देखिए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उतनी देर में आप ऑप्शन देखा करो। आपको टाइम दिया है, आपको टाइम देता हूं, 5 4 3 2 1। कौन सा है रबी फसल का इसमें से ग्रुप? तो समय समाप्ति की घोषणा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4, गेहूं, सरसों, चना, ये आपका रबी क्रॉप है। और इनमें से बाकी सारी क्या है? खरीफ क्रॉप है। इनमें से देखो चना, ये भी रबी क्रॉप है, ठीक है, तो यहां भी चना, यहां भी चना है। अब मैं इसको जरा और ढंग से समझाता हूं कि रबी और खरीफ फसल में अंतर क्या होता है, क्या क्या दिक्कत परेशानी है, ताकि आपकी दिक्कत दूर हो जाए। याद रखना, रबी फसल का समूह इनमें से कौन सा है? गेहूं, सरसों, चना। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, मटर, जौ आदि उगाया जाता है। ये इसका बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। और काटा कब जाता है? मार्च से अप्रैल के महीने में। वहीं खरीफ फसल, यहां पे बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना बोया जाता है। बोया कब जाता है? जुलाई में। और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। फिर आपकी जायद फसलें जो होती हैं, जो आपकी जायद फसलें होती हैं, इसमें आता है फल, तरबूज, खरबूज, सब्जी, ककड़ी। कब बोया जाता है? अप्रैल में। और काटा कब जाता है? जून में। तो आई होप आपको फसलों का दोबारा से ज्ञान हो गया होगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? व्हेन वाज द स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? मैंने आपको रोजगार नीतियों वालों में बकायदा बताए थे सारे प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट थे वो सारे और आ सकते पेपर में। देखते हैं भाई कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन है आपके 15 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 15 जुलाई 2015, 16 जनवरी 2016 या फिर फरवरी 2019। इसमें से कब कौशल भारत कार्यक्रम यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम, भारत को कुशल बनाने का प्रोग्राम, कब लॉन्च किया गया? 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1। समय समाप्ति की घोषणा। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, 15 जुलाई 2015 को आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बाकी के डेट्स का क्या है भाई, इनमें कौन कौन से प्रोग्राम फिट होते हैं वो भी देख लो। 25 सितंबर 2014 को आया था आपका मेक इन इंडिया। 16 जनवरी 2016 को आया था आपका स्टार्टअप इंडिया। फरवरी 2019 को आया था आपका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा संबल योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू गई एक योजना है, जिसके तहत 2 साल तक लगातार बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे बेरोजगार जिनके पास स्नातक, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, यूजी की डिग्री है, उनको 2 साल तक भत्ता मिलता है। कुछ 3,000 समथिंग, महिलाओं को 3500 3,000 ऐसा महीने का मिलता है। अभी पोर्टल खुला हुआ है 2021 का, रजिस्टर कर सकते हो जाकर, ओनली राजस्थान वाले, ठीक है। और ये जो 15 जुलाई 2015 है, ये किस नाम से इस दिन क्या लॉन्च हुआ था? कौशल भारत कार्यक्रम यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और किस ओकेशन पे लॉन्च किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल डे, पहला जो विश्व युवा कौशल दिवस था उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस दुर्ग में स्थित है? इन विच फोर्ट इज एशियाज बिगेस्ट कैनन जय बाण लोकेटेड? ये बड़े प्यार से बताया था मैंने क्वेश्चन। ये जब मैंने दुर्ग वाला टॉपिक बताया था उसमें मैंने बताया था कि जय बाण तोप किस फोर्ट में, किस दुर्ग में मौजूद है। देखना जरा, ऑप्शन आपके, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग या लोहागढ़ फोर्ट, चूरू फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट अजमेर और जयगढ़ फोर्ट आमेर, ठीक है। अब बताओ जरा कि ये जय बाण तोप जो है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसके ऊपर एक कहानी भी है। कहानी की रियलिटी थी कि इसको एक बार चलाया गया था और एक बार में जहां इसका तोप का गोला गिरा था वहां पे आज तालाब शायद कुछ बना हुआ है, तालाब टाइप का, पॉन्ड टाइप का बन गया था। आज वो पानी यूज हो रहा है लोगों के लिए, तो कितनी अच्छी बात है, ये तोप भी काम आ गई कहीं। तो बताओ इसमें से कौन सा है? आपको काफी टाइम भी मिल गया, 5 4 3 2 1, लिख लो फटाफट कॉपी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयगढ़ फोर्ट। देखो, जय बाण जयगढ़ मैच खाता है, तो जो जय बाण तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप, वो जयगढ़ फोर्ट आमेर में पाई जाती है, ठीक है, वहीं पे थी ये तोप। अब इसके अलावा ये जो फोर्ट है इनका भी क्या काम धाम, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। लोहागढ़ फोर्ट को 1733 में जाट शासक महाराजा सूजामल द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। देखो, मेरे को एक सजेशन आया था, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो चारों से कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए,
तो ऐसा आप करवाओगे तो शायद आपके ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मेरे को जो सजेशन है वो बहुत भाया था। अब मैंने जितने भी ऑप्शन डाले उनका मैं कुछ ना कुछ कंटेंट डालता जरूर हूँ ताकि आपको आसानी हो। चूरू फोर्ट क्या है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन होता है अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इस दुर्ग से चांदी के गोले बरसाए गए थे। आपको पता है कि वहां के सेठ वगैरह ने चूरू फोर्ट के जो शासक थे उनको जब शीशा खत्म हो गया था तोप के गोले बनाने का, तो चांदी वगैरह दी गई थी। फिर चांदी के तोप से मारामारी हुई थी अंग्रेजों पर, अंग्रेज लोगों ने फिर इस दुर्ग को छोड़ दिया था। तो कितनी बड़ी बात है, आजकल लोग 1 रुपए ना दे, यहाँ पे चांदी के सिक्के दे दिए। ठीक है, तारागढ़ फोर्ट की क्या विशेषता है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इसे, सॉरी नई दुनिया आ गया यहाँ पे। ठीक है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, अब ठीक है, कभी कभी मिसटाइप हो जाता है हिंदी में, क्या करें। तो तारागढ़ फोर्ट को लेकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया, तो तारागढ़ फोर्ट अजमेर को कहा गया, जो अजमेर में। जयगढ़ फोर्ट की मैं बता ही चुका हूं, इसके बारे में थोड़ी और विशेषता सुन लो, इसकी और भी क्वालिटीज हैं। ठीक है, एक तो ये कि ये दुर्ग अपने विशाल पानी के टांकों, जो वाटर मैनेजमेंट का जो टांक होता है ना, वाटर कंजर्वेशन का, उसके लिए बहुत पॉपुलर है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कैनल्स है, यानी टनल्स हैं, सुरंगें हैं। इस वजह से इसे मिस्टीरियस फोर्ट भी कहते हैं। रहस्यमय दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, जयगढ़ फोर्ट आमेर, यह है जयबान। ठीक है, सबसे बड़ी तोप एशिया की। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा आदि क्या है। वट आर घूंघट, गुदड़ी, फूटी, बांद्रा, ये है क्या भाई, क्या चीज है ये, आपको ऑप्शन देता हूं। क्या ये राजस्थान की स्त्रियों के वस्त्र हैं। ठीक है, आर दे वुमेन्स क्लोथ्स ऑफ राजस्थान, आदिवासियों का पहनावा है, ट्राइबल ड्रेस है, जूनागढ़ दुर्ग के बुर्ज है, टरेट ऑफ जूनागढ़ दुर्ग, या फिर तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बुर्ज हैं, टरेट ऑफ तारागढ़ दुर्ग। बताइए क्या है। वैसे तो ये नाम से देखो, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा किसकी ओर संकेत कर रहा है, राजस्थान के वस्त्र की ओर, पर फिर भी है क्या ये कुछ डिफरेंट है। आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। 5 4 3 2 1, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज हैं सारे। ये जो आप बच्चे क्या करेंगे, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, इसको वस्त्र समझ लेंगे, असल में वस्त्र नहीं है। ये जो आपका तारागढ़ दुर्ग है उसके टरेट है, बुर्ज हैं, तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज है, जब मैंने दुर्ग वाले चैप्टर पर आया था बताया था। ठीक है, तारागढ़ में इसके अलावा इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज भी मौजूद हैं। तो ये कोई कपड़ा नहीं है, एक बुर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्र की परंपरा किस चित्रकला की शैली की खास देन है। द ट्रेडिशनल ऑफ लार्ज पोर्ट्रेट एंड म्यूरल्स इज अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल। किस पेंटिंग में बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं। मैंने जब राजस्थान की चित्रकला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था किस में बनाए जाते थे बड़े बड़े पोर्ट्रेट, किस में बनाए जाते हैं, किशनगढ़ शैली में, नाथद्वार शैली में, जयपुर शैली में, कोटा शैली में। याद करो किस में बनाए जाते हैं। 5 4 3 2 1, ये आपका जयपुर शैली में बनाए जाते हैं। बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो होते हैं वो आपका जयपुर शैली में बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जयपुर शैली जो है आपकी, जयपुर पेंटिंग स्टाइल, उसमें बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाने की परंपरा थी, ट्रेडिशन था, उसके लिए काफी फेमस भी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी किशनगढ़ शैली है, इसकी क्या चीज फेमस है, राधा बनी ठनी, निहाल चंद। नाथद्वार शैली में श्रीनाथ जी को केंद्र रखा गया है और पीछे पर्दे पर परछाई नामक चित्रों की भी रचना होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पोल रो टक्को पोल में गयो, प्रोवर्ब यानी लोकोक्ति का क्या अर्थ यानी मीनिंग है। पोल रो टक्को पोल में गयो, आपके ऑप्शन है, मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है, द वर्क ऑफ फूल इज ऑलवेज क्योटिक। ठीक है, वर्तमान का पता नहीं भविष्य की चिंता, नॉट नोइंग द प्रेजेंट एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर, मौका मिलने पर भी फायदा ना उठा पाना, नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और मुफ्त का धन व्यर्थ जाना, फ्री मनी वेस्टेड। पोल रो टक्को पोल में गयो, क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। विचार कीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड लो इसके लिए, लोकोक्ति है। ठीक है, 10 सेकंड लो, विचार करो, बताओ क्या है, अपने आप को बताओ, कॉपी में लिखो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक है,
तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मुफ्त का धन व्यर्थ में गया। देखो ये पोल रो टक्को, टक्के का मतलब क्या होता है पैसा, 1 टका 2 टका 3 टका, तो क्या हुआ पैसा। पोल रो टक्को, पोल में गए हो, मुफ्त का धन व्यर्थ में गया, ठीक है। लेकिन ये इसकी ओर भी मतलब इशारा कर रहा है, मौका मिलने पर फायदा ना उठाना। कुछ लोग इसको टिक लगा चुके होंगे जबकि मैच हो रहा है कहीं ना कहीं, बट इसका असल में आंसर है ये 4th, मुफ्त का धन व्यर्थ में जाना, फ्री मनी वेस्टेड। मुफ्त का पैसा कहीं से मिलता है हमेशा बेकार में ही जाता है, याद रखना। कभी मुफ्त के पैसे, गिरे हुए पैसे जितने मिलते हैं उससे दुगने चले जाते हैं, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से लोक देवता 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। विच फोक डेटी यानी विच फोक गॉड इज पॉपुलरली नोन एज 4-हैंडेड फोक डेटी या 4-हैंडेड फोक गॉड। कौन ऐसे लोक देवता हैं जो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन, मुझे लेटेस्ट लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके रामदेव जी, बाबू जी, कल्ला जी और गोगा जी। कौन है इनमें से जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। और मैं बताऊं, इनमें से किसी एक को तो 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है इनको भी किसी और नाम से जाना जाता है। तो मैंने वो डाला है ताकि क्वेश्चन में पूछ ना ले। तो इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मात्र 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, लिख डालो कॉपी में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कल्ला जी। कल्ला जी ने जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उसकी सेना को भगाते हुए इनका धड़ अलग हो गया था, लेकिन काफी दूर तक ही अपने बिना धड़ के यानी बिना सर के काफी दूरी तक लड़ते हुए चले गए थे। इसी वजह से इनको कल्ला जी है, इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी को किस किस नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, तो हिंदू इनको राम और मुस्लिम इनको पीर कहते हैं, तो रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाबू जी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, कैमल फोर्ट। और कल्ला जी को तो मैंने बता दिया। गोगा जी को कहा जाता है जाहिर पीर। जाहिर पीर ऐसे कहते हैं कि गोगा जी का अगर कोई नाम ले और जहर उतारने की कोशिश करे तो सांप का कटा हुआ जहर उतर जाता है। खैर ये मानने वाली बात है, बट लोगों की अपनी अपनी आस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकर्टरी ऑर्गन। उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र में मैंने बताया था हमारे अंदर शरीर की जो गंदगी होती है उनको बाहर, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए उनको बाहर निकालने का जो काम करते हैं वही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। अब कौन सा इनमें से नहीं है उत्सर्जन अंग वो आपको बताना है, और इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, लेटेस्ट टॉपिक था, अभी हाल में पढ़ाया था मैंने। ऑप्शन है आपके यकृत लीवर, वृकक यानी किडनी, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फेफड़े लंग्स। इनमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं यानी एक्सकर्टरी सिस्टम नहीं है। इनमें से कोई एक कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्या वो लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, फेफड़ा है। इनमें से एक नहीं है। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। आई होप मतलब मेरे को ना थोड़ा ये अजीब भी लगता है 5 4 3 2 1 बोलने में, बट क्या करें, लाइव क्लास नहीं है ना अपने पास, तो जो है उसमें काम चलाना पड़ेगा, आप समझ सकते हो। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन उत्सर्जन का काम नहीं करती। उत्सर्जन का काम ये बिल्कुल नहीं करती। स्मॉल एमिशन कहते हैं इंग्लिश में उत्सर्जन को, ठीक है। एमिशन का काम नहीं करती, गंदी चीजों को बाहर नहीं निकालती है शरीर से या उसकी सफाई वगैरह नहीं करती। देखो इसका काम सिर्फ भोजन का पाचन करना है और अवशोषण करना है, अब्जॉर्प्शन करना है। प्रोटीन वगैरह सारी चीजें अब्जॉर्ब होती हैं इनमें, और पाचन वगैरह का काम आखिरी तक इसी छोटी आंत तक रहता है, ठीक है। बट इसमें से बाकी जो है वो कोई ना कोई एक्सकर्टरी या फिर एमिशन या फिर उत्सर्जन का काम करते हैं। यकृत जो है आपका लीवर, ये अमोनिया को यूरिया में बदलकर किडनी तक पहुंचाता है। और बायोकेमिकल लेबोरेटरी है हमारी यकृत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, अगर वो हमारे शरीर में रहता है तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो यकृत है, लीवर है, वो अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में बदलकर किडनी तक फेंकता है। फिर किडनी क्या करती है, किडनी यूरिया को मूत्र में, यानी जो यूरिया होता है उसको यूरिन में, मूत्र में बदलकर हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। छोटी आंत का मैंने बता दिया। फेफड़े क्या करते हैं, ये आपके शरीर से CO2 को बाहर निकालते हैं और बलगम वगैरह को बाहर निकालते हैं। तो ये सारे उत्सर्जी अंग है, बहुत काम आते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा उत्सर्जी अंग यकृत इंपॉर्टेंट है और वृकक किडनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे छोटी आंत की जगह अगर बड़ा आंत होता तो ऑप्शन सही जाता। छोटी आंत कभी भी उत्सर्जन का काम नहीं करती, बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत क्या करती है, जो आपका अनपच भोजन होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। जो आप रात को खाते हो सुबह पचाते हो, ठीक है, समझ गए होगे आप, ठीक है। रक्त के शुद्ध होने से क्या अभिप्राय है, या रक्त के शुद्ध होने से अभिप्राय है प्योरिफाइड ब्लड मीन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के मारा मैंने, ध्यान रखना, मैं बता भी चुका हूं पढ़ाया हुआ।
ठीक है, ऑप्शन देखो देवी और सज्जनों। रक्त के शुद्ध होने का, प्योरीफाइड होने का पहला मतलब क्या ये है कि रक्त का गाढ़ा लाल होना, डार्क रेड ब्लड, या फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होना, हाई नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होना, या फिर रक्त में आयरन की मात्रा अधिक होना, हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन इन ब्लड। रक्त के शुद्ध होने से क्या क्या मतलब है? रक्त का गाढ़ा होना, ऑक्सीजन युक्त रक्त होना यानी रक्त में ऑक्सीजन का होना, रक्त में व्हाइट ब्लड सेल्स का ज्यादा होना या रक्त में आयरन का ज्यादा होना। इनमें से क्या है? 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन युक्त रक्त होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, शुद्ध ब्लड का मतलब ये नहीं कि कतई लाल सुर्ख गाढ़ा, नहीं। शुद्ध रक्त का, प्योरीफाइड रक्त का मतलब होता है, प्योरीफाइड ब्लड का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिली है। अगर उसमें ऑक्सीजन मिक्स है, O2 मौजूद है उस ब्लड में, तो प्योरीफाइड है। और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होती तो अनप्योरीफाइड ब्लड कहलाता है। ठीक है। और खून में ऑक्सीजन कहां मिलता है? फेफड़ों में मिलता है। और खून को छानता कौन है, फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है। फर्क समझना, खून को शुद्ध करना यानी खून में ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़े करते हैं, और खून को छानना यानी फिल्टर वगैरह करने का काम किडनी करता है। दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। तो खून के शुद्ध होने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड होना, यानी उसमें ऑक्सीजन मौजूद होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग के रूप में संबोधित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट फायर? जंगल की आग के नाम से कौन सा पेड़ जाना जाता है? इनमें से जो ऑप्शन दूंगा मैं, आरबीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सागवान, सागवान हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका टीक, और टीक कह लो उसको, टीक। खेजड़ी, खेजड़ी तो आप जानती हो। ढाक, सेक्रेटरी, इसको पलाश का पेड़ भी कहते हैं। या फिर गुलमोहर, रॉयल पोइंसियाना, रॉयल पोइंसियाना। इनमें से कौन सा जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, सेकंड है आपके पास 5। बताइए, सोच विचार कीजिए। 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 3, ढाक, सेक्रेटरी, पलाश का पेड़, ये आपका जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष। और गुलमोहरा, ये जो गुलमोहरा है ना, ये भी ढाक की तरह ही बहुत लाल होता है। इसके पेड़ भी काफी लाल होते हैं, पत्तियां, फूल पत्तियां लाल होती हैं, बट जंगल की आग के रूप में ढाक को जाना जाता है। इसकी पिक्चर दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। ढाक राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में पाया जाता है। किस वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इंग्लिश में इसको कहेंगे, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस एरिया में पाया जाता है और ये इस तरीके का दिखाई देता है। इसको जंगल की आग गलत नहीं कहते लोग, ये लाल लाल है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। इनमें से किससे ये ग्रीन मफलर संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और काफी इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन वाले टॉपिक से उठाया हुआ टॉपिक है ये। ठीक है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आपको मैंने ऑप्शन दे दिए। क्या वो नॉइस पोल्यूशन संबंधित है, एयर पोल्यूशन से है, वाटर पोल्यूशन से है, या लैंड पोल्यूशन से है? तो 5 4 3 2 1 लिख दो कॉपी में आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ये नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है सुनो। ग्रीन मफलर का मतलब हरे कलर का मफलर नहीं, इसका मतलब क्या समझिए जरा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु सड़कों के किनारे हरे पौधे को लगाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए एक पहल है कि लोग सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगाए जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। ऐसा कहते हैं कि पेड़ भी पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को रोकते हैं, तो इसलिए पेड़ को लगाना ये ग्रीन मफलर है। ठीक है, ये मूवमेंट है, पहल है। ठीक है, किससे संबंधित है? नॉइस पॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदुक दुर्ग से अभिप्राय है। औदुक फोर्ट मींस, जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, बेटा बहुत मारूंगा तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बकायदा समझाया था। ठीक है, तो तैयार रहना। औदुक दुर्ग औदुक दुर्ग से अभिप्राय है जल दुर्ग, मरु दुर्ग, वन दुर्ग, या चारों ओर बड़ी खाई वाले दुर्ग यानी वाटर फोर्ट। क्या औदुक दुर्ग को वाटर फोर्ट कहते हैं? क्या औदुक दुर्ग को डेजर्ट फोर्ट कहते हैं? क्या औदुक दुर्ग को फॉरेस्ट फोर्ट कहते हैं? या औदुक दुर्ग को बिग मॉट फॉरेस्ट ऑल अराउंड यानी चारों ओर बड़ी खाई वाले दुर्ग कहते हैं? कौन सा दुर्ग कहते हैं? इसका आंसर 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, इससे ज्यादा नहीं देने वाला। 5
4 3 2 1। औदुक दुर्ग इनमें से कौन सा दुर्ग है, बताओ कौन सा है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जल दुर्ग। जल दुर्ग को औदुक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था जब ये वाला चैप्टर पढ़ा था, डायरेक्ट इनके दूसरे नाम भी हैं। जल दुर्ग का कुछ और नाम है, मरु दुर्ग का यानी डेजर्ट फोर्ट का कुछ और नाम है, वन दुर्ग का कुछ और नाम है, ऐसे ही औदुक दुर्ग यानी जल दुर्ग। ठीक है, आपका औदुक दुर्ग का मतलब होता है वाटर फोर्ट जो विशाल जलराशि से घिरा हो, हाई अमाउंट ऑफ वाटर से सराउंडेड हो, घिरा हो। और इसका एक एग्जांपल है आपका गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग जो है वो आपका जल दुर्ग का एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये सारे दुर्ग किस और नाम से जाने जाते हैं। मरु दुर्ग आपका धानवन दुर्ग या धानवन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वन वन दुर्ग आपका सिवाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और चारों ओर बड़ी खाई वाले दुर्ग को क्या कहते हैं, आपका पारिक दुर्ग कहते हैं। और एक काम और कर लेना, आज कमेंट बॉक्स में मेरे को इन सारे दुर्गों के एक एक एग्जाम्पल भी चाहिए। अपने मार्क्स बताओगे। देखो एक चीज मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। देखो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, 500 से ऊपर बच्चों ने टेस्ट दे दिया है, और 500 से ऊपर बच्चों ने टेस्ट दे दिया है और उनमें से बहुत कम लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं। देखो इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर हमारा 0 भी आता है तो इट्स ओके। ये हमें इस तरफ इंडिकेट करता है कि हमें कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए। मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि मेरे चैनल का प्रमोशन हो, कमेंट नहीं, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है देख के कि कौन बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, किसके लिए और कितना अच्छा मुझे करना है। तो प्लीज़ अपने मार्क्स को कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आज ये भी करना है आपको, सबके एग्जाम्पल बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। ये काम करना, दुर्ग वाला जो मेरा है ना उस पर कमेंट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 17, पीपल और वट वृक्ष किस चित्र शैली में मूलतः प्रयोग हुए हैं। इन विच पेंटिंग स्टाइल फीकस ट्री एंड बेनियन ट्री वर मेनली यूज। मैंने बताया था, जानिए हर चित्र शैली की विशेषता। ये मेरा चैनल का थंबनेल था, उसमें मैंने हर चित्र शैली की कोई अच्छी अच्छी विशेषता बताई थी, उनमें से एक क्वेश्चन उठाया। कोटा बूंदी शैली में पीपल और वट वृक्ष का ज्यादा यूज हुआ है, या जयपुर अलवर शैली में, या बीकानेर जोधपुर शैली में, या फिर आपका किशनगढ़ शैली में। इनमें से किस पेंटिंग स्टाइल में पीपल और वट वृक्ष ज्यादा देखने को मिले, यानी फीकस और आपका बेनियन ट्री ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें भी कुछ कुछ ट्री यूज हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा सब में। ठीक है, 5 4 3 2 1, समय समाप्ति की घोषणा देवी और सज्जनों। चलो देखो आंसर ऑप्शन नंबर 2, जयपुर अलवर शैली में आपके फीकस और बेनियन ट्री यानी पीपल और वट वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में दर्शाए गए हैं, इनको पेंट किया गया है। बाकी इसके अलावा जो आपका कोटा बूंदी शैली है, इसमें लंबे खजूर के पेड़, डेट का जो पेड़ होता है, डेट ट्री या फिर पाम ट्री होता है, पाम ट्री, वो दर्शाया गया है इसमें। बीकानेर जोधपुर शैली में मैंगो के ट्री को दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली में केले यानी बनाना के ट्री को दर्शाया गया है, नहीं बनाया गया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, मुझे सजेशन बड़ा अच्छा लगा था, जिसने भी दिया था उसको थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सजेशन था ये कि 1 से 4 क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दूंगा, इनमें से राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता। ठीक है, आपके ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोण दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। कौन सा ऐसा दुर्ग है जो यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लिस्टेड नहीं किया है। कौन सा है, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोण दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो 5 4 3 2 1, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़ दुर्ग आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लिस्टेड है ही नहीं। बाकी के 3 लिस्टेड है। इसके अलावा मैं बता दूं, यूनेस्को ने जून 2013 में नोम पेना में एक बैठक हुई थी यूनेस्को की कमेटी की, उसमें उन्होंने राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड किया था। वो 6 दुर्ग है आमेर महल, गागरोण, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के 5 पीरों में से एक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पीर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में मुख्य 5 पीर थे। जब मैंने लोक देवता वाला चैप्टर पढ़ाया था, फोक डेटी यानी फोक गॉड्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने 5 पीरों की चर्चा की थी। अब इनमें से एक ऑप्शन गलत है, बताइए कौन सा। तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, या फिर मेहा जी। इनमें से एक 5 पीरों की लिस्ट में नहीं आते। 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी। तेजाजी 5 पीरों में नहीं गिने जाते।
पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी। इसके अलावा दो आपके और हैं, हड़बू जी और आपके गोगा जी। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये आपके 5 पीरों की गिनती में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जयपुर संभाग का एक जिला नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर डिवीजन? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 7 संभाग है और डिस्ट्रिक्ट 33 है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है ये भी मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रिक्ट वाला टॉपिक जरूर देखना, मैंने उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई थी याद करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर जाके देखना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जिला जयपुर संभाग का नहीं है, यानी जयपुर डिवीजन का नहीं है? आपके ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, पाली या फिर अलवर। इनमें से एक कोई ऐसा है जो जयपुर संभाग यानी जयपुर डिवीजन का नहीं है। 5 सेकंड, इससे ज्यादा दूंगा भी नहीं। 5, कॉपी में लिख लेना, तुरंत आंसर लिखो। 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 3 पाली। पाली आपका जयपुर डिवीजन में नहीं आता, पाली आपका आता है जोधपुर डिवीजन में। पाली इज इन द जोधपुर डिवीजन, नॉट इन द जयपुर डिवीजन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर ये आपका जयपुर डिवीजन में। इसके अलावा जयपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? यानी अंग्रेजी भाषा वालों के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मेंबर ना होने के बावजूद भी संसद की मीटिंग में भाग ले सकता है, संसद के सदन में भाग ले सकता है। ऐसा कौन से महानुभाव है भाई? ऑप्शन देखो, क्या वो है महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया, या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, या फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आपका सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पद का व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही या प्रोसीडिंग्स में राइट ना होने के बावजूद भी भाग ले सकता है? ठीक है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रीट में नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ, क्या वो महालेखा परीक्षक है? महालेखा परीक्षक को कहते हैं CAG, केज, इससे नाम याद रखना। अटॉर्नी जनरल आपका महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आपका सॉलिसिटर जनरल, इसको इंग्लिश में ये कहेंगे, हिंदी में भी ये कहेंगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है? 10 सेकेंड आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका, वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी संसद के कार्यवाही में भागीदारी निभा सकता है। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको पढ़ा चुका हूं, संसद वाला टॉपिक देखना, बड़े डीप में पढ़ाया था मैंने उसको। ठीक है, अब देखो इसको, महालेखा परीक्षक कौन होता है? ये केज जो होता है ना, ये अथॉरिटी होती है जो भारत के सरकार, जो भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के सभी तरह के लेखों का ऑडिट करता है, अंकेक्षण करता है, यानी सारी चीजों का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, कितना बजट है, कितना खर्च हुआ, कितनी कंपनीज है यहाँ पे, ये वो फलाने का ना, सब केज का काम होता है, महालेखा परीक्षक का काम होता है। ठीक है, महान्यायवादी क्या होता है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। महान्यायवादी भारत सरकार का न्याय संबंधित मुद्दों पर सबसे बड़ा सलाहकार होता है। भारत सरकार को जितने भी न्याय वगैरह से संबंधित मुद्दों की सलाह लेनी होती है वो इनसे ही लेते हैं, इवन राष्ट्रपति भी इनसे ही सलाह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का आपको पता है काम क्या है, इलेक्शन वगैरह को लेकर काम है देश में। और सॉलिसिटर जनरल क्या है? ये सॉलिसिटर जनरल और कुछ नहीं है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये क्या करता है? दरअसल अटॉर्नी जनरल जो है ना, उसको न्यायिक मामले में मदद करता है, यानी अटॉर्नी जनरल से छोटी पोस्ट वाला व्यक्ति है। जैसे आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल को कुछ सलाह वगैरह देने का काम सॉलिसिटर जनरल का होता है। ठीक है, लेकिन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद में भागीदारी निभाने का जिम्मा कौन कर सकता है? अटॉर्नी जनरल यानी आपका महान्यायवादी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, अ पर्सन फॉर द
अ पर्सन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड, क्या होना चाहिए उसका। अब इसमें से एक सही है और कुछ गलत है, मतलब कुछ सही है और कुछ गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है। भारत का नागरिक हो, ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, हैज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, हैज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सा एक क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं एक राष्ट्रपति बनने के लिए, और कौन सा नहीं है इनमें से। तो एक गलत है, अब आप ऑप्शन चुनिएगा, ठीक है। क्या इसमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी पहला और दूसरा। क्या इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो आपका बी वाला पार्ट है ये सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। या फिर आपका सी 1, 2 और 4 पहला, दूसरा और चौथा सही है, या आपका डी सारे सही हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए बेसिकली इनमें से कौन सा क्राइटेरिया राष्ट्रपति को क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा और चौथा, और ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 10 सेकंड है आपके पास, पढ़ लो दोबारा, मैं पढ़ चुका हूं 2 बार, पर पढ़ो। 10, पेन कॉपी लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा क्राइटेरिया राष्ट्रपति को फुलफिल करना होता है। ये जरूरी नहीं है, और ये है ही नहीं जरूरी कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी एलिजिबल हो। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन, आपके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की, ठीक है। दूसरा, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, और तीसरा, आपकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी एलिजिबल होना पड़ेगा, नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो, विटामिन इज अ सब्सटेंस दैट, हमारी उपपाच्य दर बढ़ाकर भार में कमी लाता है। दे रिड्यूस वेट बाय इंक्रीजिंग अवर मेटाबॉलिक रेट। स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। इट इज टेकन एज मेडिसिन टू स्टे हेल्दी। मांसपेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। दे मेक अस स्ट्रॉन्ग बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। या फिर हीनता जन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी होते हैं। इट इज नेसेसरी इन अ स्मॉल अमाउंट टू प्रिवेंट फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन क्या है इनमें से, क्या हमारी मेटाबॉलिक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे वेट को बढ़ाता है, या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिया जाता है, या हमारी मांसपेशियों को डेवलप करके हमारे को ताकतवर बनाता है, या फिर डिफिशियंसी डिजीज जो होती है, हीनता जन्य रोग होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड है आपके पास, 5, 4, 3, 2, 1, एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आंसर जो है 4, ये इसका राइट आंसर है। भाई विटामिन का मतलब क्या होता है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में लिए जाते हैं, और ये जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, हीनता जन्य रोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बेरी स्क्रीवी वगैरह, ठीक है, रतौंधी वगैरह, ये सब रोग तब होते हैं जब हम विटामिन नहीं लेते। तो हीनता जन्य रोग से, जो आपका डिफिशियंसी डिजीज है, उससे बचने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। ये हमें स्वस्थ रहने के लिए हम इसको दवाइयों के रूप में नहीं लेते, वो तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे लेते हैं। और मांसपेशियों को हमारी ताकतवर बनाने का और उसमें वृद्धि का काम तो प्रोटीन वगैरह का होता है, ठीक है, लोग उसके लिए प्रोटीन वगैरह लेते हैं। बेसिकली इसका काम होता है हमारे डिफिशियंसी डिजीज से हमें बचाने का, हमारी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन उसमें से नष्ट हो जाता है। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन राइस इज पॉलिश्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे विटामिन के जो है ना साइंटिफिक नेम डाले हैं, आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है इसमें से। कौन सा विटामिन नष्ट होता है जब चावल को पॉलिश करते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, या फिर थायमीन। इसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है जब हम चावल को पॉलिश करते हैं। यू हैव ओनली 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, राइट डाउन योर ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज थायमीन। थायमीन और कुछ नहीं है, जो आपका विटामिन B1 है उसका एक साइंटिफिक नेम है। मैंने सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम लिखवाए हुए हैं, रासायनिक नेम लिखवाए हुए बकायदा ट्रिक से, उसको देख लेना। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब ये सारे किसके साइंटिफिक नेम है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आपके विटामिन C का रासायनिक नाम है।
कैल्सीफोरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के कई क्षेत्रों में लोगों के दांतों की सतह पर पीले भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं, यह किस रोग का लक्षण है? येलो ब्राउन स्पॉट्स आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ ऑफ द पीपल इन मैनी एरियाज ऑफ राजस्थान, विच डिजीज इज दिस अ सिम्टम ऑफ? राजस्थान के जो लोग होते हैं उनके दांतों पर पीले पीले धब्बे और भूरे पीले धब्बे देखने को मिलते हैं, वो किस रोग के कारण होते हैं? उसका ऑप्शन देता हूं। क्या वो अनीमिया है, फ्लोरोसिस है, आंत्रशोथ है, या फिर आपका अमीबायसिस है? कौन सा है? आपके पास 5 सेकंड है। मैं मानव रोग बड़े अच्छे से करा चुका हूं, बाकायदा बहुत एनिमेटेड तरीके से। तो बताओ, 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1, राइट डाउन योर आंसर। तो योर आंसर इज फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, ठीक है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 पीपीएम से ज़्यादा होने पर, पार्ट्स पर मिलियन, 1 पीपीएम से ज़्यादा होने पर, अगर पानी में 1 पीपीएम से ज़्यादा फ्लोराइड होता है तो हमारे लिए खतरनाक होता है, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत खतरनाक होता है। दांत में धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, दांत पीले वगैरह हो जाते हैं। तो राजस्थान में इसकी बहुत, राजस्थान फ्लोरोसिस के मामलों में देश में नंबर 1 है। मैंने इसका मैप भी दिखाया था आपको, ठीक है। बाकी एनीमिया क्या होता है, ये आप जानते ही हो, जब आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है खून में, ठीक है, तो आपको अनीमिया हो जाता है। आपके डेंगू मलेरिया होने के बाद भी अनीमिया हो जाता है। आंत्रशोथ, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये एक पेट संबंधी बीमारी है, आंतों में सूजन वगैरह आ जाती है, ठीक है। रोटोवायरस, नोरोवायरस से होता है ये, ठीक है। ई हिस्टोलिका, ठीक है, सॉरी, ई कॉइल से भी होता है। ई कॉइल एक वो है पैरासाइट, उससे भी होता है, ठीक है। अमीबायसिस के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, कल ही बताया था मैंने उसको, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। पीने के पानी में 1 पीपीएम से ज़्यादा, 1 पीपीएम पर लीटर से ज़्यादा फ्लोराइड होने पर या उसका लगातार सेवन करने पर दांत हड्डी में एक विकार उत्पन्न होता है जिसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं। दांत पीले वगैरह हो जाते हैं बड़े, और हड्डियाँ भी टेढ़ी वगैरह हो जाती है। तो वो किसके चक्कर में होती है? फ्लोरोसिस के चक्कर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डज नॉट पास? कौन सा है भाई? ऑप्शन है आपके सिरोही, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। मैंने एक इसका चार्ट बनवाया था, याद कर लेना भैया उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में दर्शन हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आपके पास मात्र 5 सेकंड है, इसके ज़्यादा सेकंड भी नहीं दूंगा, अभी हाल में खत्म किया इसको। 5 4 3 2 1, राइट डाउन योर ऑप्शन। सही आंसर है जयपुर। जयपुर से आपका उत्तर दक्षिण, सॉरी, पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नहीं गुजरता है, ठीक है। लेकिन इससे नहीं गुजरता तो किससे गुजरता है? आओ लिस्ट देखें। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 732 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से। पूरा पश्चिम गलियारा, ठीक है, ये आपका 528 किलोमीटर गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, 12। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका वो 528 किलोमीटर गुजरता है राजस्थान से 7 डिस्ट्रिक्ट से, उनमें से इनमें जयपुर नहीं है, ठीक है। जयपुर से कौन सा गुजरता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गुजरती है। फिर आपका उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये मात्र 28 किलोमीटर गुजरता है राजस्थान से, धौलपुर से, बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है बताओ। सबसे छोटा अनावृत बीजी नग्नबीजी पौधा यानी फिर जिम्नोस्पर्म प्लांट जैमिया पिग्मिया है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट जैमिया पिग्मिया। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप थैलोफाइटा। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का सबसे टॉलेस्ट प्लांट, सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा विचार करो, ये मैं बता चुका हूं। इसमें से कौन सा सही है? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट जैमिया पिग्मिया, या फिर पादप जगत का सबसे बड़ा ग्रुप थैलोफाइटा, पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस, या फिर ऑल ऑफ अबव। 5 सेकंड का टाइम है। 5 4 3 2 1, एंड योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चारों ही सही है, मैं बता चुका हूं, चारों ही सही है। जैमिया पिग्मिया जो है वो जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है। थैलोफाइटा जो है वो सबसे बड़ा समूह है, इसमें आपका बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी, फंजाई वगैरह सब आ जाता है इसमें, ठीक है। और फिर सिकोया सेम्परविरेंस जो है वो प्लांट किंगडम का सबसे ऊंचा पौधा है, सबसे ऊंचा मतलब सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा पौधा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम क्या था? घोड़े का नाम तो आप सबने सुना है, महाराणा प्रताप जी के घोड़ा जो था उसका नाम तो आप सब जानते हैं। हाथी का क्या नाम था ये बताइए, ठीक है। आपके ऑप्शन है चेतक, राम प्रसाद, मर्दाना,
वीर प्रसाद। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, राम प्रसाद था महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम राम प्रसाद और घोड़े का नाम चेतक। चेतक की तरह ही राम प्रसाद जो है वो भी बहुत समझदार था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अच्छे अच्छे मुगल जो अकबर की सेना थी उनकी ऐसी तैसी कर दी थी इसने, राम प्रसाद ने। ठीक है, बाद में जब इसको थोड़ा चारों तरफ से घेर वगैरह के जब इसको घेर वेर के इसको जब थोड़ा कैद करने की कोशिश की गई थी, तो शायद एक स्टोरी भी मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि इसको कैद किया था तो अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट महाराणा प्रताप जी के जो हाथी है उनका नाम राम प्रसाद है। ठीक है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, देखना। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द एलिफेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म राजस्थान? कौन सा हाथी फेस्टिवल या फिर एलिफेंट फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। अब किसी के अंदर थोड़ा दिमाग होगा ना, थोड़ा कोशिश करना, दिमाग लगाना, 2-4 ऑप्शन तो ऐसे अलग हो जाएंगे। हाथी महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो आपका पास 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाथी महोत्सव जो है वो एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो आपका जयपुर में लगता है। ठीक है, ये हर साल मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा बीकानेर में आपका जनवरी मंथ में कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी फरवरी के महीने में। और उदयपुर में आपका अप्रैल मंथ में मेवाड़ महोत्सव यानी मेवाड़ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैंने मेन फेस्टिवल भी बता दिया आपको जो पर्यटन विभाग ऑर्गेनाइज करवाता है। एक आध इसके क्वेश्चन और लाऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? इससे भी बड़े इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बनेंगे। कब? व्हेन वाज द पिकॉक डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड? कब इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? ऑप्शन है 4 नवंबर 2008, 22 मार्च 1957, 26 जनवरी 1963 या फिर 5 अक्टूबर 2009। इसमें से कब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? किसको कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। 4 तो आज ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे चुका हूं, थोड़ा गहन विचार कीजिए। 5 सेकंड लीजिए, 5 4 3 2 1। राइट योर आंसर राइट नाउ। चलो लिख लो फटाफट। आपका जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। 26 जनवरी 1963 को जो आपका मोर है वो डिक्लेयर्ड हुआ नेशनल आपका बर्ड, नेशनल बर्ड डिक्लेयर हो गया। इसके अलावा ये सारी डेट्स किस काम के भाई, इनको भी तो देखें जरा। 4 नवंबर 2008 को गंगा रिवर डिक्लेयर हुई थी नेशनल रिवर के रूप में। नेशनल कैलेंडर डिक्लेयर किया गया था, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग है हमारा। ठीक है, पंचांग। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जल जीव घोषित किया गया था, यानी एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा आपके। आज मैंने आपके सजेशन पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश की, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश की। तो जैसा आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ लगा उसको कमेंट कीजिएगा। भले ही मेरे को अप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि अच्छा पढ़ाया कुछ पढ़ाया, मुझे बस एक चीज़ चाहिए, आपके कितने मार्क्स आए वो कमेंट करो ताकि मैं अपनी तैयारी में थोड़ी और बदलाव करूँ। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे पुराने पीडीएफ के लिए एक आप जिस ग्रुप पे कमेंट करते हो वो डिस्कशन वाला है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जहाँ पे हमने पीडीएफ डाल रखी है। तीसरी बात, पुराना जो वीडियोज़ है उनको देख मारो अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो पीडीएफ पढ़ लो। ज़्यादातर टॉपिक के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, कुछ टॉपिक भी अपलोड करने हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। इस टेस्ट को देकर देखिएगा कैसा लगा आपको। आप मेरे को रेटिंग भी दे सकते हो, वैसे तो मैं आज पूछूंगा ही शाम को कि कैसा लगा। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सपोर्ट बनाए रखिए और टेस्ट को ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बोलिए कि कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे भयंकर टेस्ट सीरीज आ रही है। ठीक है, तो बस अपना साथ बनाए रखिए। बाकी बाय, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, मिलते हैं कल, बाय।